अब अ, पिछले वीडियो के एक कंटिन्यूएशन के अंदर हम 31वां क्वेश्चन देखते हैं जो कि नंबर ऑफ़ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पर आधारित होता है। 32वें का आप देखते हैं तो उसके अंदर दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है 3D में, तो ये आंसर लिखना होगा। इसी प्रकार पोटाशियम मैग्नेट का फॉर्मेशन इस रिएक्शन में जिस प्रकार से दिखाया गया है, पोटाशियम परमैंगनेट पोटाशियम मैग्नेट आयन में परिवर्तित होता है हीट करने पर। 34th के अंदर V2 और 5 और CrO3 दोनों ही एसिडिक ऑक्साइड है, इसलिए इन दोनों में से किसी को भी हम एल्कलाइन या बेसिक नहीं मान सकते हैं। 35 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेस था। 36 के अंदर क्रोमियम +2 देखना था। क्रोमियम +2 के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि अनपेयर्ड हैं, और कॉपर +2 के अंदर केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कॉपर +2 के मुकाबले क्रोमियम +3 ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। स्कैंडियम जिसका 21 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, और फिर 38 के अंदर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी थी, क्योंकि 3D3 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो पाँचों इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है, और पाँचों इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में आप देख सकते हैं इसके अंदर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। 39 क्वेश्चन में वापस आंसर लैथिनाइट कॉन्ट्रैक्शन रहेगा। 40 क्वेश्चन एक अलग तरीके का क्वेश्चन था, इसके अंदर आपको सॉल्युबिलिटी बतानी थी। तो Na2CrO7 के लिए इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, स्पेरिंगली सॉल्युबल है, जबकि K2Cr27 ज़्यादा सॉल्युबल है। इसको हम इनके साइज़ के आधार पे भी बता सकते हैं। और Na2CrO7 बेसिकली एक डीलिक्विसेंट कंपाउंड है, और डीलिक्विसेंट का आपको पता होना चाहिए कि हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर से एयर और मॉइस्चर दोनों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बेसिकली मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन डीलिक्विसेंट जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो कंपाउंड्स होंगे जो कि इतनी ज़्यादा एयर और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं कि ये सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि लेबोरेटरी के अंदर जो NaOH की बॉटल है उसको आपको खुला छोड़ के नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके और लिक्विड स्टेट के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगा। 41 में टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था, लेकिन 42 एक इंटरेस्टिंग कंपाउंड था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, जिसके अंदर कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेट के बारे में पूछा गया था। इसके अंदर कॉपर +2 के अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है जो कि 3D ऑर्बिटल के अंदर है, और कॉपर +2 इसमें DD ट्रांजिशन रिप्रेजेंट करता है। इस DD ट्रांजिशन की वजह से इसके अंदर जब विजिबल रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब कर लेता है और एमिट करता है, तो कॉपर +2 हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। यहाँ हमें ये भी पता होना चाहिए कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेट के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो दो अलग अलग तरीके के हैं। 4 तो इसके अंदर कोऑर्डिनेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कॉपर +2 के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि ये एक कॉपर +2 की डेंसिटी 6 होती है, मतलब ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो सल्फेट आयन से बन जाते हैं, तो बचे हुए 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड किससे बनते हैं? वाटर से। लेकिन अब जो एक वाटर मॉलिक्यूल बचा रह गया उसका क्या होगा? तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्म में अवेलेबल होगा, और इसलिए जो हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर होता है वो हीट करने पर बहुत इजीली निकल जाता है। इसलिए कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेट में से पहला वाटर मॉलिक्यूल निकालना कंपैरेटिवली आसान होता है, और उसके बाद के 4 वाटर मॉलिक्यूल निकालना इसमें से मुश्किल हो जाता है। 43 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल पूछी गई है क्रोमियम की, जो कि +3 और +6 है। 44 ऊपर वाले से रिलेटेड ही था। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, और मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग स्टेट +6 है, क्योंकि क्रोमियम +6 भी इसकी स्टेबल है, और +6 के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन यदि ये ग्रहण कर लेता है तो ये +3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। 45 क्वेश्चन स्टेबिलिटी ऑफ लैंथेनम, गैडोलेनियम और चरकोनियम से रिलेटेड था, जिसके अंदर जिंक से रिलेटेड था, जिसमें कि एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, और इन्हीं की वजह से ये स्टेबिलिटी को दिखाते हैं। 46 में डायरेक्ट आंसर बॉलीवुडेनम था। 47 के अंदर जिंक था। जिंक कैम्फोटेरिक होने की वजह से दोनों से रिएक्शन करता है, आप देख सकते हैं। जिंक + HCl के साथ में जिंक क्लोराइड बनता है, और जिंक + NaOH के साथ में सोडियम जिंकेट बनता है। तो यहाँ पर जिंक किसकी फॉर्म में रिएक्ट कर रहा है? ये यहाँ पर बेसिक
मटेरियल की तरह से रिएक्ट कर रहा है। लेकिन जब इससे स्ट्रॉन्गर बेस आ गया तब इस केस में जिंक यहाँ पर एसिडिक मटेरियल की तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो 48 के अंदर प्योर मेटल्स के कंडक्टेंस के बारे में पूछा गया था, 49 के अंदर जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा गया था, और 50th के अंदर एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेस क्वेश्चन था जिसमें कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे को दो रिएक्शंस के लिए दिया हुआ है, क्रोमियम +3 से +2 के अंदर, ये वैल्यू देख सकते हैं -0.41 और +3 से +2 के अंदर ये 1.57। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि क्रोमियम +2 के अंदर +3 में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी होगी, इसलिए क्रोमियम +2 एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करेगा, जबकि मैंगनीज +3 के अंदर रिडक्शन की खुद के रिडक्शन की ज़्यादा टेंडेंसी होगी, इसलिए ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ तक 50 क्वेश्चंस किए हैं जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं, और ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में सीधे आते हैं। तो हमने आपको ये बताया कि क्वेश्चन क्या आएगा और इसको आपको लिखना किस तरह से है, और ये लिखित में आपको आपके असाइनमेंट की फॉर्म में आंसर्स के रूप में आज प्रोवाइड किए